हेलो ऑल। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है और आज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुए 5 दिन हो चुके हैं एंड इट इज वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। और बेसिकली for all those people who are passing prelims or all those people who are getting good score in prelims, it is a very high time to start because some amount of advantage that they will get is something which is going to give them a lot of yield. Apart from this, it is very much important for all those people who are very sure that they have to give next attempt or they are not sure about writing mains this year. For them also, it is very important to start answer writing right now. And to talk about the answer writing and the approaches that we need majorly in the ethics paper, आज हम उस अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से एथिक्स में हमें स्कोर करना है, किस तरीके से एथिक्स के अंदर हम एक एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सकते हैं और एथिक्स की ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है, उस अप्रोच के बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए टुडे वी हैव विद अस यशवर्धन सिंह। ही हैज स्कोर्ड 125 मार्क्स इन एथिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड थ्राइस और इस बार सर की रैंक 212 है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो बेसिकली पहले हम तो आज जो सेशन है हमारा ये शॉर्ट रखने वाले हैं। इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रोचेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंक्लूजंस, द इंट्रोडक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेस, एवरीथिंग। बट बिफोर गोइंग टू दैट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम और सर डिस्कस करेंगे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, बेसिकली इट्स द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट इन द एंटायर 4 पेपर्स एंड इंक्लूडिंग द एसे। सबसे छोटा पेपर है और मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पेपर भी है। तो सर आपको बताएंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड हाउ उनके रैंक इंप्रूवमेंट के अंदर एथिक्स का इतना बड़ा रोल कैसे था। सर आई थिंक दैट जीएस4 सर जो पेपर है शॉर्टेस्ट सिलेबस, सिलेबस वाइज शॉर्ट सिलेबस है। पर सर एक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक अकेला ऐसा पेपर है जो रैंक डिटरमाइनिंग और सिलेक्शन डिटरमाइनिंग पेपर है। अगर जीएस के बाकी पेपर्स देखें तो हम मार्क्स कंपेयर करें तो जो रेंज होती है बहुत वाइड नहीं होती है रेंज। बिल्कुल अगर सर। टॉपर को 110 मिल रहे हैं तो 105 एवरेज हो सकता है, बिल्कुल सर। 90 सबको ऑन एन एवरेज सबको मिल सकते हैं। लेकिन जीएस4 अकेला एक सिलेबस है जिसमें आपको 80 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 130 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो जीएस की जो रेंज है जीएस4 के मार्क्स की, वही डिटरमाइन कर देती है इंटरव्यू कॉल आती है नहीं, फिर वही डिटरमाइन करती है सिलेक्शन होता है नहीं, फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो इसमें कि आपकी रैंक कैसे आती है। एंड सर जो आपने बोला कि इग्नोर्ड फील्ड है, तो जो एक अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसे नेगेटिव न्यूज़ प्रोपोगेट की गई है तो एथिक्स के लिए तो कुछ पढ़ना भी नहीं होता है। इस वजह से कई बार जो हम एस्पिरेंट्स होते हैं, कई बार इसका नेगेटिव आउटकम हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें टेक्निकलिटीज देखें तो आंसर्स में हमारे इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो, बॉडी हो, तो जो एथिक्स की टेक्निकलिटीज है, एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, कोट्स हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं आंसर में। अगर कहीं ना कहीं लैकिंग है वो चीजें तो मार्किंग अप्रोप्रिएट नहीं होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। एक और बहुत ही मेजर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि छोटा सब्जेक्ट है, नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो क्या रीजंस है कि इवन बहुत सारे बच्चे इसके अंदर नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, इवन जब वो मेहनत करते हैं तो भी वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, इसके मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं। सर फर्स्ट इज दैट कई बार सिलेबस को इन जनरली सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है कि उतना वेटेज नहीं देते हैं हम लोग कि प्रॉपरली एथिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ें। सेकंड सर कई बार हम एथिक्स को आइसोलेशन में देखने लगते हैं, बिल्कुल। स्पेशली इन कोड बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एक कोड बेस्ड क्वेश्चन है, हम आंसर उसे अपने जनरल पर्सपेक्टिव से आंसर करने लगते हैं, लेकिन यूपीएससी अपने सारे क्वेश्चंस में सिलेबस से परफेक्टली अलाइन करता है। बिल्कुल। तो कोड ऐसा कोई कोड बेस्ड क्वेश्चन जो कंप्लीटली रैंडम लग सकता है, तो उसकी जेनेसिस का बेसिस कहीं ना कहीं सिलेबस है। तो हमें हमेशा अपना आंसर रखते टाइम हमारे माइंड में हमारा जो फ्रेमवर्क है, सिलेबस का फ्रेमवर्क है, वो हमेशा रेडी होना चाहिए। कोड कोई क्वेश्चन मिला है तो हमें रियलाइज करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कोड है, एटीट्यूड का कोड है, एप्टीट्यूड का कोड है। एक बार हमने रियलाइज कर लिया कि कोड किस सब्जेक्ट के सिलेबस के किस पोर्शन से आया है, तो हमारा डायरेक्शन, हमारा आंसर जनरलिस्टिक नहीं हो सकता है। एक स्पेसिफिक कोड है तो हमारा आंसर भी बहुत स्पेसिफिक होगा, कीवर्ड्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ सर। ओके। तो सर एक जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पेपर लिखने से आपके एथिक्स में नंबर आ जाएंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि दे स्टार्ट राइटिंग मोर अमाउंट ऑफ पेपर्स। वो एनालाइज नहीं करते हैं, वो ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि हर एक क्वेश्चन के पीछे सिलेबस का ही पॉइंट जो है, सिलेबस का ही जो मार्क्ड पोर्शन से वही आता है। यस तो सर इन चीजों को रिकग्नाइज करने के लिए आपने मेजरली क्या चेंजेस किए अपने अपने अप्रोच के अंदर। सर। सब पहली चीज थी एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज, वो सिलेबस से कैसे लिंक्ड है। ठीक है। जैसे एक टॉपिक है डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स, बिल्कुल। सर डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स।
एग्जामिनर एक कोई डिटरमिनेंट पिक करते हैं, उसके बेस पे कोई कोड फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और इनडायरेक्टली फॉर्म क्वेश्चन पूछते हैं कि बिल्कुल पेरेंट्स द गाइड लर्निंग फ्रॉम पेरेंट्स कैन बी अ डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स, लर्निंग फ्रॉम टीचर कैन बी अ डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स। सिमिलरली अगर डायमेंशंस की बात करें, एसेंस की बात करें, डायरेक्टली क्वेश्चन एसेंस या डायमेंशन से नहीं आता है। बिल्कुल तो एक्सप्लोर करना है, हमें करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस सिलेबस पॉइंट से लिंक्ड है। ठीक है सर। तो इस पूरी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक जनरल अप्रोच टू इथिक्स पेपर टू इंक्रीज अवर मार्क्स एंड हाउ स्मार्ट वर्क लैब्स, और किस तरीके से मैं और सर आपको, हमारे मेंटर्स आपको इथिक्स के नंबर में एनहांस करने में हेल्प करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट जहां पे हम बात करने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि भाई किस तरीके से आपका सिलेबस जो है, जो यूपीएससी ने बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं कहना चाहूंगा, मैं क्योंकि एक मैंने एथिक्स में मेंटरिंग भी कर रखी है और मैं एथिक्स पढ़ाता भी हूं, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस जो आपका है वो आपके रेंज को डिसाइड कर देता है कि आपको कितना पढ़ना है। जब आप सिलेबस को डिसाइफर करोगे, जब उसको तोड़ोगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यूपीएससी उन्हीं चीजों को पूछना चाहता है जो सर्विस में आने के बाद आपके लिए प्रैक्टिकल हैं। आउट ऑफ ऑल द पेपर्स, इथिक्स एकमात्र ऐसा पेपर है जो प्रैक्टिकल है, जो ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको इंट्रोड्यूस भी किया गया। तो बेसिकली सिलेबस जानना जरूरी है कि आपका डोमेन क्या है काम करने के अंदर, उस चीज को कैसे आप परसीव करते हो। जब आप बहुत ही ज्यादा पढ़ने लगते हो, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, बहुत सारे कोर्स पढ़ोगे, उससे मे भी आप डायरेक्शनलेस हो सकते हो, क्योंकि आप अपने बाउंड्री भूल जाते हो सिलेबस की। तो इसलिए सिलेबस को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस को डिकोड करने का मतलब है उसके कुछ मेजर पार्ट, जो कि उसके इनविजिबल पार्ट्स हैं। जब भी आप उसके इनविजिबल पार्ट्स को टच नहीं करते हो, तो मे बी जब क्वेश्चन आता है तो आप बोलते हो कि वो क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ का आ गया, या फिर मे बी वो क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़े लिखे हुए, समझ में नहीं आए, ऐसी बातें हम करते हैं, बट वो सिलेबस का ही पार्ट होता है। और अभी भी इथिक्स के अंदर हर एक टॉपिक एक्सप्लोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपको सेम क्वेश्चन रिपीट करते हुए या थीम रिपीट करते हुए दिख जाएंगे। और ऑन एन एवरेज अगर हम ध्यान से देखें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं मैं। हर साल आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर आप सेम कंटेंट लिखते हो, लेकिन फिर भी लोगों के नंबर नहीं आते। सेम गोस फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल। पब्लिक सर्विस वैल्यू, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, वही सिटीजन चार्टर, वही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, लेकिन उसके बाद भी हमारे एग्जांपल्स इंप्रूव नहीं हो रहे। एक बार आपको स्टूडेंट सर बताएंगे कि किस तरीके से इन चीजों पे वर्क किया गया, किस तरीके से उन्होंने अपने एग्जांपल्स को इंप्रूव किया, और किस तरीके से इन सब चीजों में सिलेबस को जो डिकोड करना है वो इंपॉर्टेंट था। राइट सर, सिलेबस को स्पेसिफिकली डिकोड करने की बात करें, कीवर्ड्स दे रखे हैं। जो एटीट्यूड है सर, बेसिक प्रिंसिपल तो एक बार हमने एटीट्यूड एटीट्यूड की थ्योरी पढ़ ली कि ठीक व्हाट है। इज एटीट्यूड। एटीट्यूड रिलेटेड एक कोट हो गया। लेकिन सर हाई पॉसिबिलिटी है डायरेक्टली एटीट्यूड से क्वेश्चन आए ना, हाई पॉसिबिलिटी है। यस। सर स्पेसिफिकली हो सकता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, तो सर कैसे एनालाइज कर सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन का क्वेश्चन जो हमें लगा कि गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, हाँ। बट सर वो गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल। वो क्वेश्चन एटीट्यूड का है। सर जैसे एटीट्यूड के हम कंपोनेंट के 3 कंपोनेंट पढ़ते हैं, कॉग्निशन, अफेक्ट, तीसरा कंपोनेंट बिहेवियर। सर स्वच्छ भारत मिशन का क्वेश्चन आता है अगर एटीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें एनालाइज करना है कि स्वच्छ भारत मिशन ने जो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निशन, अफेक्ट एंड बिहेवियर, इसे कैसे हैंडल करने की कोशिश की। ठीक है। सबसे पहले हमने डेटा प्रोवाइड किया कि हाउ क्लीनलीनेस इज वाइटल, हेल्थ के लिए कैसे वाइटल है, एजुकेशन के लिए कैसे वाइटल है। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सेकेंडली सर अफेक्ट में हमने किया कि कैसे आपके जो चाइल्ड हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ कैसे सफर कर सकती है, जो एक इमोशनल एस्पेक्ट, उसको ऐड किया उसमें। उसको ऐड किया हम। ठीक है। सर थर्ड एस्पेक्ट है बिहेवियर की, अल्टीमेटली बिहेवियर चेंज कैसे होगा, तो उसके लिए सर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट को किया, 12 करोड़ से ज्यादा हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, टॉयलेट्स क्रिएट किए। तो सर एक स्वच्छ भारत मिशन जो क्वेश्चन एक स्कीम का क्वेश्चन लग रहा है, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड का क्वेश्चन है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट देखिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वी हैव टॉक्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान क्वेश्चन हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्वेश्चन हो, चाहे वो लेट्स से क्वेश्चन ये हो कि हमारी बैंकिंग हैबिट्स बढ़ गई हैं, उसका एथिक्स पे इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चन सब एक चीज बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि ये क्वेश्चंस हमेशा से एटीट्यूड से रिलेट होकर ही आएंगे। तो यही इंपॉर्टेंस है पास्ट ईयर का, यही इंपॉर्टेंस सिलेबस को डिकोड करने का, कि आप बहुत ही क्लियरली डिटरमाइन कर सकते हो कि यार ये सारे स्कीम के क्वेश्चन जो हैं वो एटीट्यूड चैप्टर से रिलेटेड हैं, और उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक और बहुत ही मेजर फैक्टर जो होता है कि भाई जब आप अपने सिलेबस को देखते हो, तो आप सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई, उनके सबके एक माइक्रो नोट्स बना लो। व्हाट आई मीन बाय माइक्रो नोट्स इज दैट
सिलेबस में जो भी वर्ड मेंशन, चाहे वो प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल जब प्रॉपर्टी का चैप्टर आप देखते हो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, उसके अंदर आपको पब्लिक सर्विस के अंदर चीजें मिलेंगी, उसके अंदर आपको आरटीआई बहुत कुछ मिलेगा, सबके ऊपर एक पेजर का नोट्स बना लो। क्योंकि जब आप वन पेजर नोट्स बना लेते हो तो आपको पता है कि आपको इतना ही पढ़ना है। और ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है जिसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रिंटेड नोट्स होते हैं जो आप लेते हो वो 250-300 पेज के होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाते हैं रिवाइज करने के लिए। तो माइक्रो नोट्स इंपॉर्टेंट है। माइक्रो नोट्स के अंदर कीवर्ड्स तो ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कीवर्ड्स ही हम मिस करते हैं। जब एग्जाम का स्ट्रेस आता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज्यादा हम मिस कर देते हैं चीज, वो है हमारा कीवर्ड। और एथिक्स इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इस साल के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने रैंक ले आई उनके सारे के सारे नोट्स को हमने कंपाइल किया और उसको डिजिटलाइज कर दिया। और इस चीज को मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमने वन पेजर नोट, जो माइक्रो नोट्स की हम बात करते हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने जो डिजिटलाइज किए हैं नोट्स, और उस डिजिटलाइजेशन को मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि एसेंस ऑफ एथिक्स चैप्टर 1 का है। इसके अंदर हर एक चीज हमने समराइज कर दी टॉपर के नोट्स के थ्रू कि भाई ये कंटेंट है, ये आपका माइक्रो टॉपिक का नोट्स हो सकता है। और इसके अंदर 7-7 8-8 पॉइंट विद एग्जांपल्स और एंड विद कोड, जो कि हमारा मेजर कंपोनेंट होता है, वो हमने अपनी प्रोग्राम के साथ ऑलरेडी कर दिया है। और इथिक्स के पूरे नोट्स की जब हम बात करें तो ऑल द इथिक्स, एंटायर सिलेबस ऑफ इथिक्स हैज बीन compressed to only 70 pages. And because it is only 70 pages, you can do the revision in 2 days, maybe one day itself. So basically, you are getting your examples, you are getting your codes, and all of these are tried and tested content because इसके थ्रू यशवर्धन सर ने, इसके थ्रू अनिमेश सर ने, इन लोगों ने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए इथिक्स के अंदर। तो उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक, एक बार वापस से आते हैं हम, जो हम उसकी अप्रोच की बात करें तो पहले सबसे पहले हमने डिकोडिंग द क्या कहते हैं उसको, सिलेबस की बात की, उसकी इंपॉर्टेंस की, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कोरिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है मास्टरिंग द इथिक्स थ्योरीज एंड अप्लाइंग देम। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे लास्ट के 5 साल से, तो क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक बार क्वेश्चन अप्लाइड फिजिक्स से आता है और एक बार क्वेश्चन थ्योरी से आता है। आप देखोगे अप्लाइड फिजिक्स क्वेश्चंस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो हर एक ऑल्टरनेट ईयर ज्यादा हो रहा है। सेकंड ईयर वो थ्योरीज पूछ रहे हैं। जब वो अप्लाइड पूछते हैं तो आपसे वो इन्वायरमेंटल फिजिक्स की बात करते हैं, वो आपसे एआई फिजिक्स की बात करते हैं, वो आपसे बात करते हैं एक तरीके से मेडिकल फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। मे बी जैसे इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इथोनेशिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सब कुछ आपका अप्लाइड पार्ट है। और एक बार वो थ्योरी पूछते हैं जहां पे वो डियोंटोलॉजी की बात करते हैं, वो महावीर के स्टेटमेंट, बुद्धा के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, गांधी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो एक बार वो पूछते हैं। इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इथिक्स की थ्योरीज। आपको इवन अप्लाइड क्वेश्चन के अंदर इथिक्स की थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी, चाहे वो आप पॉइंट्स में लिखें, चाहे वो कंक्लूजन में लिखें। और एक बार सर भी आपको बताएंगे इस बात को लेकर कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपके आंसर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए इथिकल थ्योरीज। राइट सर। सर अप्लाइड एथिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ इट कैन बी हार्मफुल। सर अल्टीमेटली जब हम एनालाइज करेंगे तो जेनरिक पॉइंट्स नहीं लिखेंगे कि दिस एंड दैट। सर अल्टीमेटली अगर हमें किसी चीज की एथिकलिटी हमें जज करनी है तो थ्योरीज ही बेस्ड होती है कि यूटिलिटेरिज्म, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, Yes. डियोंटोलॉजी, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स। तो कोई भी अगर अप्लाइड एथिक्स का टॉपिक है तो यूटिलिटी जो थ्योरीज हैं वो काम आएंगे। एंड सर स्पेसिफिकली जब हम केस स्टडीज की बात करते हैं, जब हम केस स्टडीज में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। कुछ केस स्टडी ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली ऑप्शंस वो खुद प्रोवाइड करते हैं, कुछ में हमें खुद से जनरेट करने होते हैं। तो सर अब जब हम ऑप्शंस को एवेल्युएट करते हैं तो यही थ्योरीज होती हैं जो बेसिस फॉर्म करती हैं कि ये एक्शन यूटिलिटेरिज्म के बेसिस पे सही है, ये डियोंटोलॉजिस्ट के बेसिस पे सही है, ये वर्च्यू एथिक्स के बेसिस पे सही है। तो अल्टीमेटली सर जो डायरेक्टली, सर मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि बिल्कुल। दैट व्हाट इज डियोंटोलॉजी, कभी क्वेश्चन ये नहीं आएगा व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स। लेकिन ये थ्योरीज बिल्कुल काम आएंगी अप्लाइड एथिक्स में या कोई भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी सर। बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि आप इस पोर्शन को इग्नोर करते हो जस्ट बिकॉज ये पोर्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। बट जब आप सब्सटैंशिएशन की बात करते हो तो आपको कोई भी केस स्टडी नहीं छोड़नी है जिसके अंदर ये पार्ट आप नहीं लिख रहे हो, आपको हर में लिखनी है। जब भी आप जस्टिफिकेशन कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल आप बात करो किसी भी स्कीम के बारे में, किसी भी स्कीम की केस स्टडी है, उस स्कीम में आपको ये बताया गया है कि भाई रिसोर्सेज कम है, कैसे यूज करें। वहां पर जहां पे रिसोर्सेज कम है कैसे यूज करें, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल, आपकी ऑटोमेटिक क्या होगी, आपकी यूटिलिटी थ्योरी अपने आप आ जाएगी। जब भी आप बात करते हो किसी वनरेबल सेक्शंस के बारे में, आपकी डियोंटोलॉजी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब भी आप बात करते हो करप्शन के बारे में, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरीज वहां पे आ जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरीज। इसीलिए हम लोगों ने जो अपने माइक्रो नोट्स बनाए हैं बच्चों के लिए, उसके अंदर थ्योरीज का रिलेवेंस, उसके 2 लाइन का डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशन, हर एक चीज हम आपको साथ में देंगे।
जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के एंड के अंदर कुछ लिंक्स रहेंगे, जिस लिंक के थ्रू आप ये सारे के सारे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके थ्रू अपने थ्योरीज वाले पार्ट को भी मास्टर कर सकते हैं। नाउ सर, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम बात कर रहे हैं किस तरीके से इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन हाई वैल्यू एग्जाम्पल। इस बारे में कोई शक नहीं कि बिना एग्जाम्पल्स के नंबर नहीं बन रहे हैं। इस बार इथिक्स में अच्छे नंबर मिले हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों ने 130 के आसपास स्कोर किया है एंड इट हैज बिकम अ रीजन फॉर देम गेटिंग इनटू द रैंक। यशवर्धन सर के एथिक्स के नंबर काफी अच्छे हैं, वो एक बार आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे और ब्लंट वर्ड्स में बताएंगे कि भाई कितने, एक तो डाउट ये होता है कि भाई एग्जांपल्स कितने पॉइंट में लिखे जाएं, कि भाई कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे एग्जांपल्स लिखना कंपलसरी है, एक चीज। और सर को दूसरा क्वेश्चन ये कि आपके एग्जांपल्स में कितना इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जांपल डाइवर्सिफाइड फील्ड से हो, और सर ने किस तरीके से इकट्ठा किया था। सर पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल्स कितने वर्ड्स में लिखें। सर एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए क्वेश्चन के। जी अगर हम फेमस एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल लिखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल लिखते हैं, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल लिखते हैं। जी अगर इंटीग्रिटी में हमने महात्मा गांधी का नाम लिखा है या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखा है, तो एक्सप्लेनेटरी है, कुछ जी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट हम ऐसे एग्जाम्पल अगर लेके आते हैं जो रिसेंट करंट अफेयर्स हैं, जिसके बारे में एग्जामिनर को हो सकता है पता ना हो, ठीक है तो सर इस केस में बेटर ये होता है कि आप ये भी एक्सप्लेन कर दें कि आपने वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल वहां पे क्यों दिया है। ठीक है। आपने अगर इंटीग्रिटी में उस पर्टिकुलर ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया है तो क्यों दिया है, क्या रीजन है, क्या वर्क उन्होंने किया। उन्होंने क्या वर्क किया है ठीक है। सर। सर सेकंड चीज जो डाइवर्सिफिकेशन वाली है, ये सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। स्पेसिफिकली जब हम एडमिनिस्ट्रेटर और सिविल सर्वेंट के स्पेसिफिक एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो कई बार हम लिमिट कर देते हैं खुद को, मोस्टली आईएएस और आईपीएस के एग्जांपल्स देते हैं बिल्कुल। सर। सर हमें एक चीज समझनी होगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कांस्टेबल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मिलिट्री भी, डीजीपी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर कोई है जो सैनिटेशन वर्क्स में इंपॉर्टेंट है, वो भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो हमारे जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्विस का एग्जांपल बात करें तो हमें सबका एग्जांपल लिखना है। कांस्टेबल का एग्जांपल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। जी बिल्कुल। तो जो हमारे एग्जाम्पल हैं डाइवर्सिफाई हों। स्पेसिफिकली अगर सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की जितनी भी फील्ड है, कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी है कि वाइड वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स हो हमारे ठीक है। पास। ठीक है। बहुत। तो सर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी एफर्ट किया है। एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं सभी लोग को जो देख रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल की जो शीट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपको बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या होता है प्रॉब्लम, कि ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते कि आपके आंसर में एग्जाम्पल हो, आप बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड हैं। आपको अपना ऑप्शन रेडी करना है, आपको अपना एस्से रेडी करना है, आपको अपना एथिक्स रेडी करना है, आपको बाकी 3 चीज पेपर रेडी करने हैं, आपको पैनिक से मैनेज करना है, आपको ये जो अनसर्टेनिटी एग्जामिनेशन की उससे मैनेज करना है। इन सब चीजों के बीच में कभी-कभी आप नहीं कर पाते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छी चीज प्रिपेयर की थी। वो प्रिपेयर जो हमने की है वो है एथिक्स का एग्जाम्पल बैंक। इस एथिक्स के एग्जाम्पल बैंक को आप देख सकते हो, इसको प्रिपेयर किया है हम ही लोगों ने यहाँ पर, सभी लोगों ने साथ में बैठकर, और एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस अपनाई है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम्पल की शीट को आप देख सकते हो, आपके वीडियो के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। इस एग्जाम्पल शीट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हमने सबसे पहले एग्जाम्पल्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिवाइड कर दिया है। व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव सिविल सर्विस रिलेटेड एग्जामिनेशन। सिविल सर्वेंट के जो एग्जाम्पल है वो अलग है, पब्लिक सर्वेंट के एग्जाम्पल अलग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के एग्जाम्पल्स अलग हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स अलग हैं। और एग्जाम्पल्स को भी हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। पॉजिटिव एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव एग्जाम्पल हम बिल्कुल भी नहीं लिखते। कुछ क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव एग्जाम्पल के थ्रू ही आप प्रूव कर सकते हो, और ये चीज मैंने बहुत सालों से, मतलब क्योंकि मैं इंटर बहुत दिन से कर रहा हूं तो मैं ये चीज देख रखा हूं। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट के पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अंदर मैं टीएन सेशन पुराने और नए सारे एग्जाम्पल है। जो पुराने एग्जाम्पल आप देख रहे हो, अशोक खेमका बहुत बार देखा आपने, सत्येंदु दुबे देखा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री, विनोद राय, तो मैंने इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चीजों को मंजूर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल। अब आएंगे आपके कुछ नए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एस आर शंकरन, हर्ष मंदर, ठीक है, स्मिता सबरवाल, ये एग्जाम्पल पॉजिटिव है। लेकिन जब हम पॉजिटिव एग्जाम्पल की जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए। और वो मैंने अलग कलर से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर दिया है, क्योंकि मुझे कंटेंट एक ऐसा बैंक बनाना था कि इसके अंदर मैं एक, और क्योंकि ये एक एग्जांपल बैंक है तो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो मैंने हाउ टू यूज इन मेंस और किस तरीके से इनका जो एक्ट था इसको भी बहुत ही प्रॉपर्ली मेंशन किया है, ताकि आप लोग बहुत आराम से निकाल पाए। अब फॉर एग्जांपल नेगेटिव एग्जांपल्स, अब नेगेटिव एग्जांपल में व्हेन द सिस्टम फेल्ड के अंदर आदर्श सोसाइटी, व्यापम का स्कैम लिख सकते हो आप कहीं पर भी, पीएनबी फ्रॉड लिख सकते हो, कोलगेट स्कैम लिख सकते हो। इसके अलावा आप फ्रीडम फाइटर्स के पॉजिटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स, तो ये चीजें हमने ऐड कर दी है और आप इसको बहुत आराम से देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इतना टाइम में भी आपके पास नहीं है कि आप
इस चीज को खुद से बैठकर करो, क्योंकि बहुत टाइम लेगा और आप बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो ये भी एक चीज है जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज, एज अ पार्ट ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक, एक बार और बात करते हैं सर, और भी क्या चीजें एथिक्स के फ्रेमवर्क के अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, जिसको अब हम नेक्स्ट बोलते हैं फ्रेमवर्क फॉर थ्योरी क्वेश्चंस एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। देखिए सर, थ्योरी क्वेश्चन का फ्रेमवर्क मैं स्ट्रेट सर के पास छोड़ूंगा, और केस स्टडी का फ्रेमवर्क मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा सभी से। देखो एक्चुअली होता क्या है, और सर आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, एक्चुअली होता क्या है सर, कि सर केस स्टडी को हम एक बहुत ही ज्यादा स्टैटिक चीज समझ के सॉल्व करते हैं और बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप केस स्टडी को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, लेकिन केस स्टडी को इतना भी कम इंपॉर्टेंस मत दो कि आपके नंबर ही ना आए उसके अंदर, और आपकी 6 केस स्टडी का सॉल्यूशन वही स्ट्रेट आप लिख रहे हो। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी हैव एनालाइज्ड विद ऑल द मेंटर्स हियर इज दैट कि केस स्टडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट जो होती हैं, वो फर्स्ट होती हैं आपकी ह्यूमन वैल्यूज की केस स्टडी, जहां पे हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, जो कि आपके सिलेबस को डिकोड करोगे तो चैप्टर नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की, जहां पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, उन सब चीजों में जिसमें जितने भी आपके ह्यूमन वैल्यूज हैं, चाहे वो कंपैशन हो, चाहे वो सैक्रिफाइस हो, चाहे वो वासुदेव, ये ह्यूमन वैल्यूज है। वासुदेव कुटुंबकम हो गया, सर्विस टू सेल्फ, ये जो भी है, जीवाई शिवा, ये ह्यूमन वैल्यूज है। हम मैं उनकी बात करता हूं, मैं उनके थ्रू इस केस स्टडीज को रिजॉल्व कर सकता हूं। वुमन बेस्ड कोई केस स्टडी है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोई और तरीका ह्यूमन वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। बेगरी कोई केस स्टडी है, उसको आप ह्यूमन वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो पैटर्न होता है केस स्टडी का, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड केस स्टडी, जहां पर आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, आपको एंगर मैनेजमेंट की केस स्टडी है, बहुत क्राउड मैनेज करना है आपको, वो इमोशनल इंटेलिजेंस की है कि भाई बहुत ही एक आपको ऐसा कोई अफेयर दिया गया है, आपके ऑफिस के अंदर कोई एम्प्लॉई है जो कि बहुत ही, जो कि एक करप्शन में इन्वॉल्व है, छोटे से करप्शन में इन्वॉल्व है, पर जब आपने पता लगाया तो पता चला कि उसको एक डायर नीड थी, बैंक लोन नहीं दे रहा है, और इसलिए उसने एक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके घर पे कोई डेथ बेड पे है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी। ऐसे केस के अंदर आप इमोशनल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। और जो थर्ड तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो है द केस स्टडी दैट कैन बी सॉल्व थ्रू पब्लिक सर्विस वैल्यूज। अब पब्लिक सर्विस वैल्यूज के अंदर नोडल कमिटी आती है, एआरसी की रिकमेंडेशंस आती हैं, उनके थ्रू आप सॉल्व करते हो, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ये सारे पार्ट्स हैं। तो हमें ये समझना है, प्रैक्टिस करना है कि केस स्टडी किस पार्ट की है हमारे सिलेबस के, और उस हिसाब से हमें उसको एड्रेस करना है। इससे आपके आंसर्स की डाइवर्सिटी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट आएगा आपके आंसर्स को पढ़ने में, और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। और ये सारी चीजें एक बार सर भी आपको बताएंगे, उसके बाद सर आपके साथ एक बार थ्योरी क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो ये फ्रेमवर्क है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये वाला फ्रेमवर्क भी यूजफुल हो सकता है। इंट्रो सर कई तरह से इंट्रो लिखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, यस, तीसरा डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, जैसे एटीट्यूड का है एटीट्यूड की डेफिनेशन, एप्टीट्यूड या वैल्यू की डेफिनेशन। 3 तरह के ब्रॉडली इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो बॉडी में बेसिकली हमें कोशिश करनी है जो टॉपिक है उससे अलाइंड रहनी चाहिए बॉडी। ठीक है, अलाइनमेंट विद द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे व्यूज को सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स यूज कर सकते हैं, कुछ कमेटी उसकी रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं उनका व्यू यूज कर सकते हैं। एंड सर इन कंक्लूजन हमें कंक्लूड करना है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था, क्वेश्चन के फॉर्म में एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो हमने जस्टिफाई कर दिया है एंड देयर इज द कंक्लूजन। ठीक है। एंड सर स्पेसिफिकली अगर कोड बेस्ड क्वेश्चन है थ्योरी में, तो उसमें स्पेसिफिक बात याद रखनी है कि उसका इंट्रोडक्शन किसी कोड से स्टार्ट नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल सर, आपने कोट पे कोट मार दिया तो ऑटोमेटिक एकदम उसको लगेगा कि भाई, उसको लगेगा कि आपने समझाया नहीं, समझाने के बदले में आपने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। ठीक। सिमिलरली सर ये चीज ऐसे में भी वैलिड होती है, अगर ऐसे में कोई फिलोसफिकल कोट है तो उसकी स्टार्टिंग आप कभी कोट से नहीं कर नहीं सकते नहीं हो, सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। आपको एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया है। अब उसने आपने स्टार्टिंग में कोट लिख दिया तो एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि आपने मेरे कोट का आंसर लिखा है या फिर आपने जो खुद कोट लिखा है उसका आंसर लिखा है, क्योंकि कोट्स ऑलरेडी जो ऑल दो सिमिलर दिख सकते हैं दो कोट्स, पर वो परफेक्टली सिमिलर नहीं होते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं हो जी। तो कोड बेस्ड क्वेश्चन में ये बात इंट्रोडक्शन में हमेशा याद रखनी है कि जो भी कोट है दूसरे कोट से स्टार्ट नहीं करनी, कोशिश करनी है जो कोड दिया गया है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक। फिर एक्सप्लोर करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि सिलेबस के कौन से एरिया से वो कोट रिलेटेड है। ठीक है। फिर उसे एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस इज रेलेवेंट इन पब्लिक सर्विसेज। इस तरह से सर 2-3 सब कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, एक जैसे एक बहुत ही बेसिक डाउट आता है कि यार कितने अमाउंट ऑफ पॉइंट्स लिखे जाए। ठीक है, इथिक्स के अंदर ये होता है कि सर कभी कभी पॉइंट्स लंबे बनते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेन करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे डियोंटोलॉजी है वो डायरेक्टली आप फेंक नहीं सकते, क्योंकि ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कीवर्ड्स फेंकना नहीं है, कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। तो अगर मान लीजिए हमारे पॉइंट्स 2-2.5 लाइन के बन रहे हैं, ऐसे केस के अंदर क्या अमाउंट ऑफ पॉइंट्स होंगे जब आपको लगता है कि एक अच्छे नंबर मिल सकते हैं इथिक्स के आंसर्स के अंदर? सर अगर सब कंपोनेंट नहीं है सिलेबस में, उसमें उस क्वेश्चन में सब कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि मोस्टली हम क्वेश्चंस देखते हैं वो सब कंपोनेंट में हाँ, होता है, 2 दो से 3 तीन सब पार्ट कंपोनेंट। बिल्कुल। अगर सिंगल क्वेश्चन है तो लगभग 7 से 8 पॉइंट
लिखे जा सकते हैं ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन के अलावा। और अगर सब कंपोनेंट हैं तो हर सब कंपोनेंट के 3 पॉइंट, लगभग 2 से 3 पॉइंट। ठीक है। देखो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर ने कही और सर ने प्रैक्टिकली इस चीज को कई बार एग्जाम में रेप्लिकेट किया है कि पॉइंट्स अगर सर 3 बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। यार, इट इज नॉट अबाउट राइटिंग सो मच अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। बहुत टॉपर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन में आप 15 पॉइंट देखेंगे, तो इवन 15 पॉइंट का इंसान भी पास हो रहा है और 8 पॉइंट का इंसान भी पास हो रहा है, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल जीएस 4 के अंदर कि आप इस तरीके इतने पॉइंट लिखो। इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल प्रोवाइड करो। जब आप एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के अंदर 2 लाइन जाते हैं और पॉइंट और एग्जाम्पल के अंदर 1 पॉइंट एक लाइन और जाता है, तो ऑन एन एवरेज हर एक पॉइंट 3 लाइन का बनता है। क्योंकि हर एक पॉइंट 3 लाइन का बन रहा है, तो बेसिकली आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो पॉइंट लिख पाएंगे वो 8 या 9 ही है, इंक्लूडिंग अगर सब पार्ट्स हैं तो अगर सब पार्ट्स है क्वेश्चन के 2, तो भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 पॉइंट, सेकंड के अंदर 3 पॉइंट, थर्ड के अंदर 3 पॉइंट, इंट्रो, एक छोटा कंक्लूजन, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। तो उसके लिए बिल्कुल पैनिक न करें, सर एकदम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आप बिल्कुल इस बात के निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर आपके पॉइंट छोटे बनते हैं तो आप 12-13 लिखो, नहीं बनते हैं पैनिक नहीं करो, 7-8 लिखो, 9 लिखो, जितने लिख सकते हो और उनको सब्सटैंशिएट करो और सिर्फ वर्ड्स फेंक के भाग मत जाओ। अगर वर्ड्स फेंक के भागेंगे आप, तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि एक लिमिट को ब्रीच नहीं कर पाएंगे, एक मार्क्स की लिमिट को ब्रीच नहीं कर पाएंगे सर। चलिए सर, एक बार इस बारे में बात हो गई सर। कमिंग टू द नेक्स्ट, एक और जो फ्रेमवर्क हमारे बार डिस्कस करते हैं कि भाई जो ये केस स्टडी की स्ट्रैटेजी थी हमने डिस्कस की थी, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बातें जो बची थी वो डिस्कस कर लेता हूं कि यार केस स्टडीज के अंदर बेसिकली जो आप इंट्रो डालते हो कई टाइप्स होते हैं। कई समरी डाल सकते हो आप कि भाई समरी अप्रोच हो गया। सेकंड, आप कंटेक्स्ट डाल सकते हो कि ये केस स्टडी किसी करंट अफेयर्स के बेस पे पूछी गई है, ये डाल सकते हो आप। कभी कभी केस स्टडीज में एकदम डायरेक्टली अगर कोई कोट फिट हो रहा है, उस कोट को फिट कर सकते हो, या फिर अगर केस स्टडीज के अंदर कोई इथिकल इश्यूज, एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व है, तो उन इथिकल इश्यूज एंड डायलेमा को मेंशन करके आप चौथे टाइप ऑफ इंट्रो डाल सकते हो। इसके बाद केस स्टडीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इथिकल इश्यूज पूछा हुआ है तो आप इथिकल इश्यूज को बताते हुए अपना ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑन रखें और हमेशा स्टेक होल्डर बेस्ड इथिकल इश्यूज बताएं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके कौन कौन से इश्यूज आप वहां पे देख पा रहे हैं, तो आपको लगभग हर एक पार्ट कवर कर पाएंगे। जब हम इश्यू सोच रहे हैं, स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर के बारे में एक एक इश्यूज लिखें ताकि हर एक पार्ट सोल्यूशन लिखते वक्त कवर हो। एक जो मेजर प्रॉब्लम सर बच्चों में देखी गई है वो ये है कि वो केस स्टडी में प्रो और कॉन्स लिख देते हैं, वो बता देते हैं कि मैं ये स्टेप नंबर 3 लूंगा या स्टेप नंबर 2 और 3 का मिक्स लूंगा, लेकिन वो कभी भी सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं और इस वजह से उनके नंबर कटते हैं केस स्टडी के अंदर। एक बार सर बताएंगे आपको किस तरीके से सब्सटैंशिएट करना चाहिए, ऑल्दो हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन वो फिर से एक बार बताएंगे किस तरीके से इथिकल थ्योरीज इंपॉर्टेंट आ जाती हैं वापस से सब्सटैंशिएशन में केस स्टडी के। सर अब ऑप्शंस के बाद जब हम स्टैंड ले लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी माय कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सब्सटेंशिएट करना, दैट व्हाई डिड आई चूज दिस पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है सर। तो सर उसके बाद जो हमें सब्सटेंशिएट करना है, जो एथिकल कीवर्ड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल सर। एथिकल थ्योरीज हो गई, अगर कोई थिंकर्स का पॉइंट आ सकता है वो डाल सकते हैं, गवर्नमेंट की जो कमिटीज की रिकमेंडेशंस हैं वो आ सकती हैं। अगर इसके अलावा आपको जो लगता है प्रीवियस कोई एग्जांपल्स भी हैं जो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है और इस पर्टिकुलर ऑफिसर ने इस तरह से एक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से डाल। लेकिन सब्सटेंशिएट करना, अगर आप आंसर लिख के छोड़ देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पूछते नहीं है, एक्सप्लिसिटली नहीं पूछते हैं कि सब्सटेंशिएट योर आंसर। क्वेश्चन सिमिलर रहता है, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन अगर हम लिख देते हैं, ऑल्दो अगर पूछा भी नहीं गया है क्वेश्चन में, तो भी एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा गया, तब भी हमें सब्सटेंशिएट करना है कि बिल्कुल ये बिल्कुल सर। पर्टिकुलर एक्शन क्यों चूज किया है हमने। ठीक है सर। और क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप केस स्टडीज के अंदर भी सर मैंने एक चीज देखी थी कि बहुत सारे अभी के लोग केस स्टडी के अंदर भी एग्जांपल्स डाल रहे हैं, और वो अच्छी बात भी है क्योंकि सर अगर वैसे किसी प्रॉब्लम में रियलिटी में कभी कोई फंसा है जो कि सिविल सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट है या फिर लेट्स से किसी तरीके से वो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है और उसने कोई अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिया है, तो सर उसको आप मेंशन कर सकते हो। ये चीज एक नया है, सर ने भी यूज किया और आप भी। हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रैक्टिकल जो हम आपको फैक्ट शीट दे रहे थे एग्जांपल्स की, उसके अंदर उनके स्टेप्स को लिखे जाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने क्या स्टेप लिया, उसको आप पढ़ोगे तो उन पार्ट्स को भी आप लिख सकते हैं। उससे आपके आंसर्स की डायमेंशन ज्यादा इंक्रीज करेंगे और आपको एग्जामिनर को लगेगा कि आपने सच में सोच के लिखा है, ना कि सिर्फ एकदम कॉपी बुक स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर दिया कि हाँ भाई ये है और वहां पे वर्ड्स फेंक दिए। तो वो बहुत हेल्प करेगा। सर सर केस स्टडी जो मोस्टली इशू होता है वो रिपीटिशन का इशू होता है, बिल्कुल। क्योंकि हम जो पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस एक्शन,
तो वो जो हम सब्सटेंशिएट करने में लिखने जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा कंटेंट ऑलरेडी यूज़ हो बिल्कुल, चुका है। बिल्कुल। जो हमारा जो सब्सटेंस करने के लिए यूज़ होता है, वो प्रोज़ में हम ऑलरेडी कहीं न कहीं लिख चुके हैं। ठीक है। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल्स लेके आते हैं, नया कंटेंट लेके आते हैं, तो कहीं न कहीं रिपिटिशन वाली बात भी बच जाती है उस केस में। ठीक है। सर एक चीज़ और भी है कि कभी-कभी बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम केस स्टडी में देते हैं। हम कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर भी हम बोल देंगे हम रिज़ाइन कर देंगे। हुँ, सर अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिज़िग्नेशन एक ऑप्शन होता, तो एक तरीके से आप भाग रहे हो अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो। बिकॉज़ यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। यू कैन नॉट गो फॉर रेजिग्नेशन इन द फर्स्ट हुँ, इंस्टेंस। हुँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है कि प्रॉब्लम आई भाग गए। हुँ। आपको भागने के लिए पॉइंट नहीं किया गया। यू हैव बीन chosen, you have been trained to fight those tough conditions। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। सर जो हम ऑप्शंस जनरेट करते हैं, जो एक्शंस हम लेने वाले हैं, तो सर खाली नंबर बढ़ाने के लिए नहीं करना है कि हम 4 स्टेप्स लिख देते हैं या 4 एक्शन लिख देते हैं, ठीक है 4 सर। ऑप्शंस लिख देते ठीक हैं। है। प्रैक्टिकली फीजिबल एंड एथिकली जस्टिफाएबल यस यस सर। हमारे जो भी ऑप्शंस होंगे वो उस फ्रेमवर्क के होंगे। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई सिचुएशन है, आज आप एज अ डीएम और एसपी उस जगह पोस्टेड हैं और आप वहाँ पे डिजास्टर की सिचुएशन है, तब आपका ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता कि आप रिजाइन कर बिल्कुल देंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो वो आउट ऑफ द क्वेश्चन चला जाता है। बिल्कुल। तो जस्ट नंबर इंक्रीज करने के लिए हम कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं ऑप्शंस। दे सकते हैं। सर एक बात, एक चीज और, एक बहुत बड़ी डिबेट होती है कि सर क्या कोई ऐसा ऑप्शन जो इथिकल नहीं है, क्या वो कभी ऑप्शन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि करप्शन बेस्ड केस स्टडी है या फिर कैसी भी केस स्टडी है, वहां पे आपने ये बोल दिया कि भाई मेरा पहला ऑप्शन ये है कि आई विल एक्सेप्ट दी वो, और आई विल नॉट मतलब आई विल एक्सेप्ट, और मैं अपनी फैमिली के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। क्या ये वो ऑप्शन आप लिख सकते हो? सर ऑप्शन लिख सकते हैं, लेकिन आपको हाईली जो आपके जो उस टाइम पे नेगेटिव के पॉइंट्स होंगे वो काफी ज्यादा होंगे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि उसका सिर्फ एक पॉजिटिव है कि आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है हो सकता है वो अचीव हो जाए, ठीक है। आपका ट्रांसफर ना हो। लेकिन वो एक ऑप्शन नहीं है, सिविल सर्विस में वो ये ऑप्शन नहीं बहुत है। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जस्ट ऑप्शन जनरेट करने के लिए कि ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑप्शंस बनाए, आप गलत ऑप्शन को ऑप्शन हम्म, ना पुट करें। उस केस के अंदर अपने ट्रांसफर को रोकना एक जस्टिफिएबल एक्शन नहीं है इथिक्स के हिसाब से। इथिक्स वो ये कहता है कि जहां ट्रांसफर हो, ऑलरेडी सर्विस है, मैं लूंगा, लेकिन मैं कभी भी अडेयर नहीं करूंगा, वो मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं है, भले दो ही ऑप्शन बने। तो एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर जैसे एक केस राइट स्टडी साइड मुझे, डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर ऑल्दो हमने लिख भी दिया है तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, इस तरह से हाँ लिख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, अगर अगर ये गलती हो गई तो इसको भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। सर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी केस स्टडी 25 के अंदर आई थी, शायद आपको याद होगी। उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि सर प्रैक्टिकल एक तरीके से इनसाइड बच्चों को मिल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में एज अ डिप्टी कमिश्नर या फिर एज अ ऑफिसर आप अपॉइंटेड हो, और बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से लैंडस्लाइड वगैरह वहां पे हुई है, बारिश हुई है, और पूरे एरिया में डिवास्टेशन हो चुका है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और ऐसे ही केस के अंदर यू गेट अ न्यूज कि आपकी शायद मदर या फिर फादर, जो कि सिर्फ सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है आपके, उनकी डेथ हो गई है, और आप अरुणाचल में पोस्टेड हो और वो केरला में है, और आपके सिर्फ एक और रिलेटिव है, वो है आपकी सिस्टर जो कि यूएस में है, जो कि नहीं आ सकती, और आपको फोन आ रहा है फॉर द लास्ट राइट्स, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इमोशनल केस स्टडी है, और आपके ऊपर पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है, क्योंकि 5 से 7 हजार लोगों की शायद डेथ हुई है, और सारे के बाकी सारे लोग होमलेस हो गए हैं। इस क्वेश्चन को आपने, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को, जो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मैं समझता हूं इन केस ऑफ ऑल द केस स्टडीज दैट आई हैव सीन इन द लास्ट 10 इयर्स, आपने कैसे डील किया? Sir, the answer of this question is that personal, their personal issue and there is a professional commitment. तो सर इसका आंसर कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर होता है वाई सिविल सर्विसेज, उसी में छुपा हुआ है। जब बिल्कुल हम सिविल सर्विसेज में आते हैं तब हमें पता होता है कि जो हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं वो हमेशा आउटवेट करेंगे, वो हमेशा ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे बिल्कुल। हमारे पर्सनल कमिटमेंट से। ठीक है। तो सर हम जब सिविल सर्विसेज में एंटर करते हैं, एग्जामिनेशन की साइकिल में आते हैं, तब हमें पता होता है कि जो हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट हैं, स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, किसी भी सिविल सर्वेंट की पोजीशन में हैं, आपके एक डिसीजन पे लाखों जिंदगी डिपेंडेंट होती बिल्कुल। है। तो आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो कभी उसके आड़े नहीं आ सकता जो आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट है, ठीक है। एंड दैट वी नो फ्रॉम डे वन ऑफ आवर ज्वाइनिंग सर। यस यस, डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो एक प्रैक्टिकलिटी की बात की जा रही है कि भाई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चूज करना है, उसके लिए बेसिकली एथिक्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा है चैप्टर नंबर 6 और 7, जहां पे हम किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस वैल्यूज, वो प्रोवाइड कर रहा है। वो बता रहे हैं कि नोलन कमीशन किस चीज को ऊपर, सेल्फलेसनेस, नोलन कमीशन सेल्फलेसनेस को जब इंपॉर्टेंट बता रहा है, तो भाई वो प्रोवाइड कर रहा है सोल्यूशन इन द केस व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल एंड द पर्सनल। तो वही चीज है, उसी चीज को यूज करना है। ज्यादा दिमाग, यूपीएससी आपको सोल्यूशन दे के रखा हुआ है, एआरसी ने सिंपल आपको बोल रखा है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। वो बोल रहा है कि भाई द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स पासेस थ्रू द ह्यूमन हार्ट, सिंपल सी बात है। तो इन सब चीजों को देखना है आपको, सिलेबस को चार्ट आउट करना है। एक बार और आगे बढ़ते हैं, और चीजों के बारे में एक बार बात करते हैं कि भाई क्या चीजें हमारे पास हैं। वैल्यू एडिशन टूल्स, देखिए सर, वैल्यू एडिशन टूल हमारे आंसर्स को
डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। अ गुड फ्लो चार्ट, a good flow chart is very important. A small map, a small figure. फॉर एग्जाम्पल सर एक बहुत ही छोटा सा फिगर है बट वो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इससे कोई भी केस स्टडी अगर आ गई, सीएसआर की केस स्टडी आ गई, या फिर रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आ गई, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की आ गई, कोई भी केस स्टडी आ गई, आपका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऐसा ट्राइंगल बनता है जिसके अंदर आप बहुत ही प्यार से बोलते हो पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट, इनका बैलेंस, जो 3 P's जिसको हम बोलते हैं, द 3 P's, ये चीज आपके आंसर को डाइवर्सिफाई कर देगी। ये चीज इंश्योर करेगी कि आप जो लगातार स्टेटमेंट लिख रहे हो और एग्जांपल लिख रहे हो उसमें थोड़ा सा एक चेंज है, और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसी चीज है जो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर एटीट्यूड क्वेश्चन आया, ऑल दो एटीट्यूड क्वेश्चन कभी स्ट्रेट नहीं आएगा, लेकिन मान लो स्कीम का क्वेश्चन आया तो उसके अंदर भी आप दिखा सकते हो द इंपैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एबीसी कंपोनेंट के थ्रू, जैसे सर ने डायग्राम किया था, एबीसी के बता सकते हो कि कैसे बिहेवियरल चेंज इनिशिएट कर रहा है, किस तरीके से इफेक्टिव कंपोनेंट को इंपैक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सर आपने 3 बार सिलेक्शन लिया, आप एक बार ये बताएं कि देखो पूरे क्वेश्चंस में तो नहीं हो सकता, कितने सारे क्वेश्चंस है जहां पे इन चीजों को आपने यूज किया? सो मोस्टली उन क्वेश्चंस में जहां हमारे पास लिखने के लिए कंटेंट ज्यादा है, क्वेश्चन के सब कंपोनेंट ज्यादा हैं, उसमें डायग्राम बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है। जैसे एक डायग्राम आता है सस्टेनेबिलिटी के क्वेश्चन में, आता है कि सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल सस्टेनेबिलिटी को कैसे लेके चलें। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं तो सस्टेनेबिलिटी ट्रू सेंस में सिर्फ और सिर्फ तभी अचीव कर सकते हैं जब इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी साथ में आए। ठीक है। तो अगर कोई हमें ऑप्शन भी चूज करना है, केस स्टडी में भी कोई ऑप्शन आ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है, इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं कर रहा है, तो अनसस्टेनेबल ऑप्शन है। तो बिल्कुल केस स्टडी में भी ये डायमेंशन हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल। यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली जब सर मेरे पास कंटेंट ज्यादा है लिखने के लिए और स्पेस कम है, उसमें बहुत यूजफुल होते हैं डायग्राम। दूसरा, फ्लो चार्ट यूज होते हैं कि मेरा प्लान ए है, प्लान उसके बाद मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो उस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते ठीक है। हैं। सिमिलरली सर हब एंड स्पोक डायग्राम की बहुत सारे कीवर्ड्स हैं स्टेक मेरे होल्डर पास, मेंशन करने के लिए स्टेक होल्डर्स बिल्कुल। मेंशन करने के लिए, प्रोज एंड कॉन्स के लिए अगर हम मोस्टली डायग्राम बनाते हैं कि अगर हम दिखाना चाहता हूं कि कौन से ऑप्शन का वेटेज ज्यादा है, तो जो इस साइड जो हायर टिल्टेड है इस ऑप्शन का वेटेज ज्यादा है, मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूं इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए। ये चीज इनोवेटिवनेस को भी क्रिएट करती है, कभी कभी टाइम भी बचाती है, सर बहुत ज्यादा बिल्कुल स्पेस मैनेज करती है, आंसर्स को अच्छे दिखाती है, ये चीज है। तो सर इन चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बच्चों को बना के देना पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग जो कि हम लोग आपको एक 10 या 12 पेज की, जिसके अंदर जितने भी इथिक्स के डायग्राम है वो हम आपके लिए बना देंगे और हम आपको दिखा देंगे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, एक छोटा रखेंगे हम, जो बहुत लंबा नहीं करेंगे इस सेशन के अंदर। एक चीज आप मुझे बताएं कि जो बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी, कि भाई इथिक्स के अंदर क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लिखने चाहिए, या फिर मैं बात करूं क्या इथिक्स के अंदर हमें कोई इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट लिखने चाहिए जो सोसाइटी से रिलेटेड हो या जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, क्या उन चीजों को हम इथिक्स में यूज करें, क्या इथिक्स को सिंपल सिंपल सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी की तरह देखें? बिल्कुल सर, हम जीएस को जो एग्जांपल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक कीवर्ड है जो पॉलिटी में पढ़ते हैं, वो इसमें भी रेलेवेंट है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं राइट टू लाइफ में, वो यहाँ पे भी इक्वली रेलेवेंट होते हैं। बहुत सारे टॉपर्स कॉपी सर आप देखेंगे भी, इवन ऑल इंडिया रैंक 1 उनकी भी जो कॉपीज है वो लगातार कोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 21, जो वल्नरेबल सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, सो बिल्कुल सर वो सब यूज किए जा सकते हैं। ओके सर, एक चीज बहुत ही क्लियरली यहां पर डिफाइन हो चुकी है कि एथिक्स एक बॉक्स में रख के आपको नहीं पढ़ना। एथिक्स न्यूज़पेपर के थ्रू इनहांस होता है, एथिक्स जीएस 1 2 3 के नॉलेज के थ्रू इनहांस होता है, और एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एसएएस के अंदर वो एनेक्डोट प्रोवाइड करता है, वो उसके सब्सटैंशिएशन के अंदर वर्च्यू एथिक्स को लेकर आता है, इमोशनल्स को ले आता है, जो कि आपके एसएएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, बहुत बहुत ही इंसाइटफुल सेशन होगा बच्चों के लिए। ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे किस तरीके से मेंस में नंबर इनहांस किए जाएं। हमने जो मेंस कोच प्रोग्राम है उसको लॉन्च कर दिया है, और उस प्रोग्राम के अंदर डेली आंसर राइटिंग है, एथिक्स के छोटे छोटे एथिक्स को छोटे सिलेबस में डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट डे उस चीज को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस पूरे प्रोग्राम का जो ब्रोशर है, जो उसकी टाइमिंग्स है, उसका ब्रोशर भी हम इस क्या कहते हैं वीडियो के साथ लगा देंगे, आपके लिए नीचे लिंक दे देंगे जहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो। प्रोग्राम इज बीइंग द प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है 29th ऑफ मई को, और जो इसका नेक्स्ट बैच है वो 11th ऑफ जून को लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर एथिक्स जीएस 1 2 3 4 ऐसे और सब चीज प्रॉपर कराई जा रही है। इसके अंदर मेंटरशिप 1 to 1 है, जहां पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, डेली आंसर आईडी के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और जितने भी एफएलटीज हैं 12 उनको भी देखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, या फिर अगर 2027 ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो भी आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा
ये तो हमारा एक सेशन था जिसमें हम बात कर रहे हैं GS4 की, बट इसके अलावा GS4 के अलावा हम GS1 2 3 के अप्रोचेस, किस तरीके से अपने आंसर्स को एनहांस करना है, क्या कंटेंट यूज करें, कितना ज्यादा एक्सप्लोर करें जो कंटेंट है, या फिर हम कम कंटेंट से ही काम चला सकते हैं, माइक्रो नोट्स की इंपॉर्टेंस, टॉपर कॉपीज की इंपॉर्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ यशोधर सर के अलावा अनिमेश सर, अनुपम सर, हम सारे एक एक सेशन लेकर हर पेपर के लेकर आएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेंस के लिए, या फिर आप बहुत परेशान हैं इस प्रीलिम्स के बाद, जो कि ऑब्वियस सी बात है, पेपर बहुत टफ था, आप बहुत ज्यादा पैनिक कर सकते हैं, यूपीएससी की आंसर कीज के अंदर भी इश्यूज आ रहे हैं, खासकर सीसैट के अंदर। अगर आपको कोई भी बात करनी है, आप बिल्कुल वेलकम है। आप फोन कर सकते हैं, वेबसाइट पे मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे हमारे जो टेलीग्राम चैनल वहां मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे। सो सर, थैंक यू फॉर द सेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम लोग उन लोगों से सीख सकते हैं जिन लोगों ने प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट किया, कई बार नंबर लाए। क्योंकि सर, चाहे अनिमेश सर की बात हो, चाहे आपकी बात हो, सर आप मल्टीपल टाइम सेलेक्ट हो चुके हो, तो बेसिकली जो ये एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, ये बहुत हेल्प होता है। शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे पास सिंपल सा कंटेंट था, हम उसको एनहांस नहीं कर पाते, हम स्ट्रगल करते थे। तो सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, चीजों को अच्छे से करें, पैनिक ना करें, और अगर आप पास हो रहे हो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो एडवांटेज आप क्रिएट करेंगे 9 दिन का, 10 दिन का रिजल्ट से पहले, वही डिटरमाइन करेगा कि आपकी इंटरव्यू कॉल आती है या फिर आप सिलेक्ट होते हो। So sir, on this note, I will attach all the important things that we have discussed in the link below this video. If you want any help, you can contact us. Thank you all.